सुप्रभात। आज हम अंतरिक्ष जीव विज्ञान, स्वास्थ्य व खाद्य के बारे में बातें करेंगे। मुख्यतः इस लेक्चर का उद्देश्य ये रहा होगा कि विभिन्न अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी और किसी भी प्रकार के जीव विज्ञान की जो भी उपलब्धियां हैं उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है उसके बारे में हम जानेंगे। थोड़े बहुत हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अंतरिक्ष में जो जीवन है उसके लिए जो स्थिति है और अनुकूल स्थिति जो है वो किस प्रकार की है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। और उससे संबंधित किस प्रकार के विज्ञान में और विज्ञान संबंधित जो भी अभी विकास किए जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। मुख्यतः इस लेक्चर का और इस विषय का बेसिक उद्देश्य है कि सभी चीज़ों को जितनी मौलिक और आसान शब्दों में व्यक्त किया जाए उतना ही उसके हिसाब से इस प्रेजेंटेशंस का को मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए। यह एक बहुत बहुचर्चित फोटोग्राफ है और ये है वालोरी पालिकोव। ये बेसिकली एक ऐसे अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने 437 दिन, वो भी 1995 और 90 के दशक में लगभग उन्होंने पूरा किया था। 447 दिन जो पूरे दिन उन्होंने अंतरिक्ष में बिताए थे और उसके बाद वो पृथ्वी पर आए थे। जब वो पृथ्वी पर आए तो वो चलने में बिल्कुल असमर्थ थे और इसका कारण हम लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, जैसे कि इसका मुख्य कारण जिसको हम कहते हैं ऑर्थोरेस्टिक असहिष्णुता और ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब हम अंतरिक्ष में रहते हैं तो हमारी मांसपेशियां और जो हमारे जितने भी हड्डियां हैं उनका उपयोग बहुत न्यूनतम हो जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती है, जिसके कारण उनके उपयोग करने की आवश्यकता बहुत कम पड़ जाती है। इस कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि किसी भी बेसिकली अपने शरीर के किसी भी भाग का अगर हम बहुत अच्छी तरह से उपयोग ना करेंगे तो वो धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है। उसका एक उदाहरण इसका उदाहरण ये है कि जब हम स्पेस में रहते हैं तो हमारे हड्डियां और मांसपेशियों में भी की उपयोगिता न होने के कारण उसमें चांस होता है और उसके हिसाब से ही हम आर्थराइटिस और ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस, जिसे ऑर्थोस्टैटिक असहिष्णुता कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाता है। तो हम एक बार देख लें कि और जानने की कोशिश करें कि ऐसा अंतरिक्ष में क्या होता है कि जो इस तरह की विशेष परिस्थिति हमारे मानव शरीर में बन जाती है। सबसे पहला जो अभी बिंदु हम देखेंगे वो है कि अंतरिक्ष में अभी हम खुले अंतरिक्ष में विचरण नहीं कर सकते हैं। उसका मुख्य कारण है कि अंतरिक्ष हमारे लिए और किसी भी प्रकार के जीव के लिए पूर्णतः अनुकूल नहीं है। जैसे कि हम पृथ्वी पर कहीं भी विचरण कर सकते हैं और फिर हम चाहें तो जिधर भी विभिन्न प्रकार के जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके पास हम जा सकते हैं और फिर उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि जब हमें भूख लगती है तो हम किसी भी स्थान पर जाके भोजन ग्रहण कर सकते हैं, बट अंतरिक्ष में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। हम जितनी भी मानव गतिविधियां हैं वो बहुत छोटे से जगह में और तंग स्थानों में होती हैं। किसी विशेष परिस्थितियों में तो आप ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जैसे बड़े स्ट्रक्चर जो अंतरिक्ष में उपलब्ध है उनमें भी जगह जो किसी मानव के लिए और एक मानव के लिए जो होता है वह एक छोटे से कार के बराबर होता है। इससे ज्यादा उसको जगह नहीं दी जाती है। उतने छोटे से तंग जगह में उनको अपनी जीवन यापन की सारी गतिविधियां पूरी करनी होती हैं। साथ ही अंतरिक्ष में चूंकि अंतरिक्ष में जब भी चीजें पृथ्वी के चारों ओर घूमती हैं उनका जो
घूमने उनके जो घूमने का कारण होता है वो काल जो होता है बहुत छोटा होता है, जिसके कारण से एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर ही दिन रात, दिन जो होती है फिर रात में बदल जाती है और रात फिर दिन में बदल जाती है। इस तरह से बहुत सारे चक्र जो हैं वो दिन और रात के चक्र एक ही दिन में जो हम यहाँ पर अनुभव करते हैं धरती पर, उसके मुकाबले अंतरिक्ष में वह केवल 20 मिनट में ही पूरा पूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से 24 घंटे का एक पूरा चक्र जो है दिन रात का, वो लगभग 20 मिनट में पूर्ण हो जाता है। और इसके कारण भी बहुत सारी मनोवैज्ञानिक स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण मानव को बहुत सारी गतिविधियों को करने में असुविधा हो सकती है। इसके बाद फिर जब हम देखें तो अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी खतरा है, ये रहता है कि जब हम किसी भी अंतरिक्ष में जब भी हम विचरण करते हैं, जिसे जनरली हम स्पेस वॉक के नाम से जानते हैं, तो अगर हम अंतरिक्ष में विचरण करेंगे और किसी भी परिस्थिति के कारण अगर हम बंधन मुक्त हो जाते हैं, तो उस स्थिति में वापस धरती पर आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और किसी किसी परिस्थिति में तो बहुत ही किसी परिस्थिति में वह संभव है, बट बहुत ही मुश्किल हो सकता है। बट कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे वापसी की कोई संभावना नहीं हो सकती है। ऐसा जनरली जब हम मून से या किसी भी बाहरी ग्रह से आने की पृथ्वी पर आने की कोशिश करते हैं, उस समय उस तरह की संभावनाओं काफी बढ़ जाती हैं। तो उसको एक उस कारण से भी एक अंतरिक्ष पर एक काफी बड़ा खतरा उत्पन्न रहता है जब भी हम अंतरिक्ष में विचरण करते हैं। दिन का शुरुआत बताने के लिए कोई सूर्य नहीं होता है, क्योंकि वहां पर केवल 20-25 मिनट के अंतराल पर ही दिन और रात परिवर्तित होते रहते हैं। इस कारण से हमारी जो शरीर में उपस्थित एक जैविक घड़ी होती है, उस तरह की घड़ी भी कंफ्यूज हो जाती है, जिसके कारण से हमें क्या होता है कि कोई भी दिन या अभी दिन हुई है या अभी रात हुई है, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त नहीं होती है, जिसके कारण से फिर जैसे मैंने कहा कि मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। और इसके अलावा बहुत सारी दिनचर्या में जो हम बड़ी आम बातें मानते हैं, उसमें भी परेशानियां होती हैं। जैसे कि आप नहाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको जाग रहे शैम्पू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि पानी के जो वहाँ पे स्रोत हैं वो बहुत ही छोटे और बहुत ही छोटे स्तर पर उपलब्ध होते हैं, जिसे नियंत्रित स्थितियों में ही कंज्यूम किया जा सकता है। उसके अलावा बहुत सारे उसी को देखते हुए, जैसे कि टूथपेस्ट वगैरह या दातुन करने के लिए भी एक विशेष प्रबंधन की आवश्यकता होती है। जैसे कि ऐसा देखा गया है कि अभी जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं उसमें ज़्यादातर टूथपेस्ट उस तरह टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसे आप निगलते हैं, ना कि थूकते हैं, जो जनरल हम पृथ्वी पर देखा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जीवन की जो दैनिक दिनचर्या का जो एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसे हम काफी सामान्य मानते हैं, वह अंतरिक्ष में बहुत ही अलग होता है। हम पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली देख सकते हैं, जबकि अंतरिक्ष में हमें केवल काला आकाश दिखाई देता है। इस तरह से हमें एक कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों में हमें कुछ ऐसी शारीरिक और जीवन को सपोर्ट करने वाली जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उनमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है। और इसको देखते हुए कुछ जो स्पेस विज्ञान है और जिसे हम अंतरिक्ष विज्ञान, जीव विज्ञान कहते हैं, उसका उद्देश्य यही है कि इस तरह की विशेष परिस्थितियां जो अंतरिक्ष में उत्पन्न होती हैं, उसका हम कैसे उन परिस्थितियों में कैसे हम जीवन को और विशेषतः मानव जीवन को सुरक्षित रख पाए। और उसके अलावा इसके बहुत सारे पहलू भी हैं, जैसे कि पशु विज्ञान, जिसमें हम यह कोशिश करते हैं कि मनुष्यों पे अंतरिक्ष संबंधित जो विभिन्न प्रकार के कारक हैं, उनका क्या
इफेक्ट होगा हमारे ऊपर, मुख्यतः कशेरुक और अकशेरुक, या जिसे हम वर्टिब्रे और नॉन वर्टिब्रे जीव कहते हैं, उन पर क्या असर होता है इस तरह की अंतरिक्ष, और जो हमने पहले पाया कि अंतरिक्ष में जो विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसका क्या असर हो सकता है। इसके अंतर्गत फिर अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर हम पादव जीवन, या जैसे कि हम बेसिकली पौधों से जितने और जिस प्रकार के पौधों के उपलब्ध मॉडल हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हम मुख्यतः धरती पर उनका अध्ययन करते हैं, उन पौधों पर एक्चुअली जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो उन पर क्या असर पड़ता है, कि जिस तरह से मानव के शरीर पर अंतरिक्ष में विशेष परिस्थितियों का असर हो सकता है, उसी तरह यह भी माना गया है कि पौधों पर भी और विभिन्न प्रकार के पौधों पर भी उसका असर हो सकता है, और अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर पौधों को उन विशेष परिस्थितियों के अंदर भी का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण भाग जो अंतरिक्ष विज्ञान में है वो कीटाणु विज्ञान है, क्योंकि अंतरिक्ष में जैसे कि मैंने कहा कि काफी तंग जगह होती है, और किसी भी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजने का या भेजने में काफी ज्यादा खर्च होता है। उस परिस्थिति में हमें यह भी ख्याल रखना पड़ता है कि जिन परिवेश में और अंतरिक्ष परिवेश में किसी भी व्यक्ति को रखा जाए, उसमें अगर किसी प्रकार के कीटाणु या का संक्रमण हो जाए तो उस स्थिति को कैसे निपटा जा सकता है। अतः और हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां जो मनुष्यों में पाई जाती हैं, उसका मुख्य कारण जो होते हैं वो कीटाणु होते हैं। इस तरह से कीटाणु विज्ञान भी एक महत्वपूर्ण भाग है जो अंतरिक्ष जीव विज्ञान के अंदर जिसकी स्टडी की जाती है, और ये मुख्यतः 3 भाग है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी विषय हैं जो अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर आते हैं, जैसे कि एस्ट्रोबायोलॉजी है, और जिसे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पारिस्थितिक संरचना का उत्पन्न करना, या हम ये कह सकते हैं कि भोजन विज्ञान भी एक अलग भाग इसको माना जा सकता है। तो इस तरह की जो विज्ञान की जो विषय है वो अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर आते हैं। तो अंतरिक्ष विज्ञान में बेसिकली हम देखें तो मूलतः क्या मुख्य जैविक और अजैविक कारक है। तो मुख्यतः पहले हम अजैविक कारकों को देखेंगे, जिसका बहुत बड़ा असर मुख्यतः मानव जीवन पर पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण में से जो है वो है गुरुत्वाकर्षण का कम होना या बहुत सूक्ष्म होना। क्या होता है कि जब भी अंतरिक्ष में हम किसी भी उपग्रह पर या अंतरिक्ष वायुयान पे अगर हम 400-450 किलोमीटर के ऊंचाई पर अगर हम विचरण करने की कोशिश करेंगे, तो उस स्थिति में एक बहुत ही कम गुरुत्वाकर्षण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण से हमें एक भारहीनता का अनुभव होता है। और उस भारहीनता का अनुभव, जैसे कि हमने कहा कि हमने पहले देखा है कि ऑर्थोस्टैटिक और इंटॉलरेंस जो हो जाता है वो उसका एक मुख्य कारण, उसका एक प्रभाव उस तरह से दिखा जा सकता है। दूसरा ये है कि 400-450 किलोमीटर पर जो वायुमंडल है उसका जो पृथ्वी पर जो हम रहते हैं, तो वायुमंडल एक चादर की तरह काम करता है, और विभिन्न प्रकार के विकिरण जो बाहर से वायुमंडल पर आते हैं, उन सारे विकिरणों को वायुमंडल एक तरह से अपने में समाहित कर लेता है और हमें सुरक्षित रखता है। लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं, यह जो एक चादर है और जिसे हम वायुमंडल की जो चादर है वो लगभग नाकामी और लगभग समाप्त हो जाती है 400-450 किलोमीटर पे, जिसके कारण जो हमें सुरक्षा वायुमंडल के कारण मिलती है वो नहीं मिल पाती है। इसके कारण से बहुत सारे प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जिसको हम आगे देखेंगे। दिन और रात के परिवर्तन के चक्र के कारण हमारा जो जैविक घड़ी हमारे मस्तिष्क के अंदर होता है वो असंतुलित हो जाता है।
उसके कारण से बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे कि हमें नींद सही तरीके से नहीं आती है, या फिर कब हमें खाना खाना है या कब हमें सोना है, इस तरह की जानकारियां, इस तरह की जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया हमारे शरीर की जो होती है वह भी उससे प्रभावित होती है। साथ ही में हम ये भी देखते हैं कि जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो कुछ विशेष प्रकार के वायुमंडल के संरचना, जैसे कि अगर हम पृथ्वी पर देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है वो लगभग 10 गुना हो जाती है अंतरिक्ष में बनिस्पत पृथ्वी के। उसी तरह से जो ऑक्सीजन है वो उसकी जो बेसिकली जो ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वो लगभग 33.5% हो जाती है, जबकि पृथ्वी पर 20% होता है। वायुमंडल दबाव लगभग आधा हो जाता है हमारे शरीर पर। और उसी तरह से अगर हम देखें तो जो वायुमंडल तापमान है उसमें इन परिस्थितियों में, कुछ परिस्थितियों में 50 गुना तक का अंतर देखा गया है। तो कुछ स्पेस अगर हम कुछ अंतरिक्ष के भागों को देखें तो उसमें से कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर तापमान काफ़ी घट जाता है। इस तरह से जो अंतरिक्ष में तापमान की विषमता है, वायुमंडलीय तापमान की जो विषमता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और इस परिस्थितियों में हमें एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता है जो हमें इस विषम परिस्थितियों से बचा सके। इस तरह के वातावरण की व्यवस्था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की उसका एक उदाहरण है। और भविष्य में भारत अंतरिक्ष स्टेशन जब बनेगा उसमें भी इस तरह की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम देख लें कि अगर अंतरिक्ष में जिस तरह के हम परिस्थितियां हैं उसका क्या क्या असर हमारे शरीर पर पड़ता है। मूलतः जैसे देखें कि जब हमने देखा कि विकिरण की जो स्थिति है वो काफ़ी दुर्गम हो जाती है अंतरिक्ष में, जिसके कारण से विभिन्न विकिरण से संबंधित बीमारियां जैसे कि कैंसर आदि हो जाता है। और उसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो उपाय है उससे बचने का वो ये है कि हमें लगातार विकिरण की जितनी भी संभावना है उनको कम करते रहना चाहिए। वो लगातार विकिरण की जो माप है वो लेते रहने से, और उसके बारे में परिस्थितियों में जैसे स्पेस स्टेशन इत्यादि में ऐसे यंत्र लगे होते हैं जो विकिरण के नियमित परीक्षण करते रहते हैं और वो हमें उसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। साथ ही में हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें एक नियमित स्वास्थ्य निगरानी करते रहनी चाहिए, और कुछ दवाएं लेनी पड़ती हैं। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि किसी प्रकार के आहार में या स्वास्थ्य के जब स्वास्थ्य रिलेटेड आहार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन मनुष्यों पर देखा गया है कि नहीं। इस तरह की सारी निगरानी लगातार विभिन्न प्रकार के उपकरणों के द्वारा होती रहती है, और उसके हिसाब से हम यह पता लगा सकते हैं कि और हम कुछ पूर्ण अनुमान लगा सकते हैं कि विकिरण पर आधारित कोई भी बीमारी किसी भी एस्ट्रोनॉट को है या नहीं है। दूसरा जो बेसिकली देखा जाए तो जो तनाव और जो मानसिक तनाव से संबंधित परिस्थिति है, जो मुख्यतः अगर किसी व्यक्ति को किसी भी जगह पर काफ़ी अकेले रहने दिया जाए, बहुत कम लोगों से उसकी बातचीत हो, उस स्थिति में एक अकेलापन सा महसूस होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी अंतरिक्ष यान में लोगों की रहने की क्षमता होती है वो काफ़ी कम होती है। उस स्थिति में एक अकेलापन कोई भी व्यक्ति अकेलापन महसूस कर सकता है। इसको देखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी मानसिक तनाव या प्रभाव के कारण
जो व्यक्ति की क्षमता है वह और जो वह धीरे धीरे गिरने लगती है। और हमें किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जब अंतरिक्ष में होता है तो उसे हमेशा अ, अ, जितनी हमेशा एक सचेत रहने की आवश्यकता पड़ती है। उसकी उस स्थिति में जितने भी तनाव उसे कम करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए बेसिकली कुछ स्वमूल्यांकन के कुछ नियम्स बनाए जाते हैं, और जिसे हम कह सकते हैं डेली रूटीन होता है। उसका उसको जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो लगातार करते रहते हैं, जिसके आधार पर यह पता चलता है कि उनकी मानसिक क्षमता में कोई परिवर्तन हुआ है या हुआ है कि नहीं, जो एक इंडिकेटर होता है कि हाँ, मानव में और किसी तरह की मानसिक तनाव जो है वह मनुष्य पर और दी अंतरिक्ष यात्री पर हावी हो चुकी होती है। उसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि कुछ अकेलेपन को कम करने के लिए एक ऐसी भी सुविधा बनाई जा सकती है कि जैसे हम वर्चुअल रियलिटी के का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें व्यक्ति जब चाहे वह ऐसा महसूस कर सकता है कि वह अपने घर पे है या किसी से बातें कर रहा है। इस तरह की संचार व्यवस्थाओं का निर्माण किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में यह भी देखा गया है कि अंतरिक्ष में कुछ जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो अगर बागवानी करते हैं तो वह उनके जीवन को एक स्पेसिफिक और एक स्पेसिफिक मकसद देता है, जिसके कारण वो इस तरह के तनावों से दूर हो सकते हैं। दूसरा समस्या जो पृथ्वी से दूर रहने की चुनौतियां हैं वो है खाद्य भंडारण या किसी भी प्रकार की जो दवाएं, इन सब की जो भंडारण जो रिलेटेड चुनौतियां वो बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में उनको रखने के लिए या उनको बहुत ज़्यादा स्टोर करने के लिए जगह नहीं होती है। इस साथ ही में ये भी हमें ऐसी परिस्थितियों की जरूरत पड़ सकती है जिसमें खाद्य को काफ़ी लंबे समय तक रखा जा सके, क्योंकि अंतरिक्ष में हम जिस तरह से चूल्हा जलाकर खाना बनाते हैं अपने घरों में, वैसा हम कार्य अंतरिक्ष में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे काफ़ी खतरा बढ़ सकता है। अतः हमें कुछ ऐसे व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें खाद्य को काफ़ी लंबे समय तक संरक्षित किया जा सके, और साथ ही में कुछ इस प्रकार की पैकेजिंग हो जिसमें खाद्य काफ़ी समय तक रह सके। साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, जो अगर हम किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो वो हम उस वर्चुअल असिस्टेंट से बात कर सकते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकता है, जैसे कि आजकल हम धरती पर देखते हैं कि चैट जीपीटी जैसे जो सहायक होते हैं, उस तरह के सहायक अंतरिक्ष में भी काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। अगर हम कुछ स्पेसिफिक जो मानवीय शरीर पर जो इन सारे अंतरिक्ष तनाव का जो असर होता है, मुख्यतः माइक्रोग्रेविटी का, उसका एक दो जो उदाहरण है वो इन चित्रों में व्यक्त किया गया है। पहला कि मांसपेशियों का और हड्डियों का जो द्रव्यमान में उनमें हानि होती है। दूसरा क्या होता है कि जो हमारी नियमित हृदय है उसका जो आकार है वह बदल जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में भारहीनता के कारण अगर किसी भी चीज़ को, खासकर जो द्रव्य है, वह एक गोले की तरह आकार लेने की कोशिश करता है। तो चूंकि हमारा जो हृदय है वह एक जिसमें रक्त लगातार आता और जाता रहता है, इस तरह से वह एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हमारा शरीर जो है वो फूल जाता है, हमारा हृदय भी फूल जाता है। मतलब उसके व्यवहारिक और जो सामान्य शेप है या जिसका आकार है वह उसमें काफ़ी परिवर्तन होता है। और मुख्यतः ऐसा देखा गया है कि इसका आकार मुख्यतः एक गोले की तरह लेने की कोशिश करता है। इसी कारण से मानव का जो चेहरा होता है वो भी फूल जाता है, हृदय फूल जाते हैं। इस परिस्थिति में एक
एक शरीर के भीतर एक दबाव उत्पन्न होता है। इन इन इनके कारण फिर से विभिन्न प्रकार की धमनियों पर एक रक्तचाप का जो असर होता है वह विभिन्न एक परिवर्तन होता है, और जिसके कारण से कुछ ब्लड सर्कुलेटेड रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं वो भी हो सकती है। साथ ही में हम ये भी जानते हैं कि जब भी हम धरती पर होते हैं तो हमारे चूंकि हम दो पैरों पर चलते हैं तो हमें संतुलन बनाए रखने के लिए एक विशेष परिस्थिति और एक विशेष हमारे अंग है, हमारे मस्तिष्क में लगा होता है, जो हमें यह बताता है कि हम अपना संतुलन खो रहे हैं। इस तरह के जो अंग है वो हमारे कानों के छिद्रों के भीतर होता है। इस तरह की यह मुख्यतः जो धरती पर गुरुत्वाकर्षण है वह उसके आधार पर यह काम करता है। पर जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण जो हमारे शरीर में यह जो अंग है वह सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, तो हमें कुछ समय लगता है, जिसके कारण से बहुत सारी विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि उल्टी आना और मचलना, जो हम देखते हैं कि इन सामान्यतः जब हम कुछ लोगों को जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो उनको भी इस तरह की सिम्टम जो होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार के सिम्टम जो होते हैं वह भी उत्पन्न होते हैं। ये बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई है कि जो विशेष परिस्थितियां अंतरिक्ष में है उसके कारण कुछ सामान्य लक्षण, जिसे हम अंतरिक्ष में जो सामान्य हो सकता है, जो धरती पर बहुत सामान्य ना हो, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसे सारे स्थितियां, इन स्थितियों के कारण काफी सामान्य बात हो सकती है। दूसरा ये है कि अगर हम काफ़ी समय तक रहेंगे तो तापमान में और दूषित पदार्थों में, बेसिकली अगर हम देखें तो किसी भी बंद परिस्थिति में अगर रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य प्रकार की दूषित पदार्थों की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। उस स्थिति में हमें कुछ स्पेशल अजैविक कारकों को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि एयर फिल्टर होने चाहिए, रख रखाव होने चाहिए, मूल रूप से वायु की गुणवत्ता को मापने की प्रणाली होनी चाहिए। अगर हम देखें तो इस जो भी एक परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष विज्ञान की ये सारे जो उपकरण बनाए गए हैं उसका धीरे धीरे अब उपयोग हम नियमित अपने जीवन में भी देख सकते हैं। जैसे कि अब आजकल एयर फिल्टर आ गए हैं और O2 एयर फिल्टर आ गए हैं, जो मुख्यतः अंतरिक्ष विज्ञान में किए गए विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष विज्ञान के जो फलस्वरूप है वह इन सब तकनीकों का विकास हुआ है। यह हम इस बेसिकली संरचना में हम ये बताना, और ये पिक्चर में बेसिकली हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अंतरिक्ष चिकित्सा जो भी होता है उसका दो भाग होता है। एक होता है मॉनिटरिंग सिस्टम, या जिसमें हम कह सकते हैं कि नियमित रूप से आपको एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम की जाती है, और कुछ आपको गतिविधियां जो दैनिक गतिविधियां दी जाती है जिसको पूरा करना होता है, जैसे कि नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, और इस तरह की एक डेली रूटीन बनाया जाता है, जिससे हम ऐसी किसी भी बीमारी की परिस्थिति में ना जा सके। उसका एक प्रिवेंशन तरीका है, या उसके बचाव के कुछ तरीके हैं जो किया जाता है। अगर वो कारगर नहीं होते हैं तो उस केसेस में कुछ तरह की एक विशेष प्रकार की और बीमारियों के उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि किसी को कैंसर हो सकता है, देखने या समझने में की क्षमता में कमी हो सकती है, साथ ही साथ हृदय पर एक कुछ विशेष दबाव बन सकता है, और शरीर में जो बोन है या हड्डियां हैं उनमें उनका धीरे धीरे से द्रव्यमान उनमें कम होता जाता है, मसल्स काम नहीं करने हैं। यह परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है बावजूद इसके कि जो जितने भी अंतरिक्ष यात्री हैं वह नियमित रूप से दिए गए दिनचर्या का पालन करते हैं। उसके बाद भी उस स्थिति में हमें कुछ मेडिसिन की आवश्यकता पड़ सकती है, और इस मेडिसिन को
बनाने के लिए, उसकी स्थिति को जानने के लिए जितने भी संबंधित विज्ञान है, जैसे कि बायोलॉजिकल मेजरमेंट हो या फिर जीव सूक्ष्म विज्ञान हो, इन सब चीज़ों को का उपयोग किया जाता है और उसके हिसाब से इन सारी बीमारियों को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। तो ये नियमित अध्ययन चलता रहता है जो एक संपूर्ण अंतरिक्ष चिकित्सा प्रणाली का भाग है। तो इस ये बेसिकली ये इस स्लाइड में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुख्यतः क्या पूरा सार है अंतरिक्ष चिकित्सा विज्ञान का, वही बताने की को दिखाया गया। अगर किसी भी मिशन को जो मानव के साथ किया जाता है, जैसे कि हम किसी व्यक्ति को स्पेस में भेजते हैं, चाहे वह निकटीय उपग्रह जैसे कि ISS पे हो या फिर अगर हम किसी व्यक्ति को चंद्र पे या मंगल पर भेजने की योजना बनाते हैं, उस समय चिकित्सा विज्ञान और चिकित्सा टीम एक बहुत प्रमुख भाग होता है पूरे मिशन का। उनका जो कार्य होता है वह अंतरिक्ष में उत्पन्न स्थितियों के अनुसार और जो भी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है उसके आधार पर क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं और उससे संबंधित क्या क्या बचने के उपाय हो सकते हैं, उन सबको परिभाषित करते हैं और उसके हिसाब से फिर एक मिशन प्रोफाइल दिया जाता है जिसमें कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाते हैं जिसके आधार पर जो भी अंतरिक्ष यात्री है उनके स्वास्थ्य को लगातार देखा जाता है, जैसे कि उनके हृदय रक्तचाप इत्यादि का जो नियमित रूप से लगभग दिन भर अगर हम बात करें तो हमेशा एक कुछ उपकरण ऐसे लगे रहते हैं जो उनकी जो वाइटल्स होते हैं या जिसको हम कहते हैं कि रक्तचाप हुआ, BP हुआ, इस तरह की जो मेजरमेंट्स है वो कंटिन्यूस लेता रहता है और उसको फिर उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन के हिसाब से जो योजनाएं होती हैं वो उसको चालू कर दिया जाता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि अंतरिक्ष में आप रहते हैं, आपको चोट लग सकती है या उस समय में आपको क्या रोकथाम की आवश्यकता पड़ सकती है, कुछ दवाइयाँ की आवश्यकता पड़ सकती है। इन सब चीज़ों को और किसी प्रकार के विशेष परिस्थिति जैसे कि हड्डियों में जो द्रव्यमान का जो चांस है वो कम हो, उस सब स्थितियों को अगर हम कम करना चाहते हैं तो उससे संबंधित क्या व्यायाम की क्या सीमा होनी चाहिए, उस किस प्रकार के उपकरण होने चाहिए, ये सब जो होता है वो भी एक चिकित्सा योजना का बेसिकली एक पार्ट होता है। उसके कारण यह कुछ बेसिकली इस पार्ट में कुछ टाइम टेबल्स बनाए जाते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए जा सकते हैं, कुछ मेडिसिन जो होते हैं जो हर अंतरिक्ष यात्री को जाने से पहले उनको ये सारी बातें बताई जाती हैं और उसके हिसाब से जो धरती पर जो लोग होते हैं वो भी उनकी मदद करते हैं इन सारी दिनचर्या को करने में, और उसके संबंधित जितने भी माप लिए जाते हैं उसका अध्ययन फिर बाद में भी किया जाता है किसी भी बीमारी को समझने या उसके संबंधित बचाव के लिए। चिकित्सा विज्ञान के अंदर अगर हम देखें तो जैसे कि टेलीमेडिसिन जो है वह भी एक उसी की देन है। आजकल हम देख पाते हैं कि हम मोबाइल के थ्रू हो या फिर 5G नेटवर्क के थ्रू हो, जहां हम दूर दराज में बैठे लोगों के भी जो जांच है वह एक किसी भी दिल्ली या अगर हम किसी भी प्रमुख महानगरों से बात करें तो वहाँ के डॉक्टर उनकी जांच की इंफॉर्मेशन को तुरंत देख सकते हैं और उसके हिसाब से जो अपना निर्णय दे सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था जो होती है वो टेलीमेडिसिन के अंदर आती है और यह भी बहुत ही अंतरिक्ष विज्ञान में काफी उपयोगी होता है। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष में जो भोजन होता है उसका क्या उपयोग और किस तरह के भोजन जो होते हैं वो अंतरिक्ष के लिए उपयुक्त होते हैं। अंतरिक्ष में अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष में बहुत
तरह के भोजन और कुछ स्पेसिफिक ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा कारक जो है वो भारणीयता है, जिसके कारण से बहुत सारे जो प्रॉपर्टी होती है और जो मैटर की और किसी भी किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें एक परिवर्तन देखा जा सकता है। जैसे कि पानी जो है वह व्यवहारिक रूप से जब हम धरती पर देखते हैं वह बहने लगता है, बट ऐसा अंतरिक्ष में नहीं होता है। अंतरिक्ष में जो 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 भी द्रव्य है वह चारों तरफ बिखर जाता है। इस परिस्थिति को देखते हुए हमें खाने पीने की चीज़ों को, उनकी पैकेजिंग सिस्टम को भी परिवर्तित करना पड़ता है ताकि किसी भी प्रकार, किसी भी परिस्थिति में अगर कोई चीज़ गिर जाए तो वह फैले नहीं और गिरने की संभावना बहुत कम हो। इस तरह से बहुत सारी पैकेजिंग की व्यवस्था बनती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि अंतरिक्ष में अगर हम किसी भी वस्तु को अगर हम और किसी भी खाद्य पदार्थ को, उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। इसके आधार पर कुछ फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स और तरीके जो होते हैं वह इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो मुख्यतः हम देखें कि जो भी अंतरिक्ष के लिए जो भी भोजन होता है उनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बहुत कम घनत्व में और काफ़ी उच्च घनत्व में उनमें पोषक क्षमता काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। जनरली जब हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हम बात करते हैं कि हमें पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है। अंतरिक्ष में चूंकि जगह की कमी होती है, इसके कारण से पौष्टिक के साथ साथ घनत्व का भी एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आ जाता है, जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। साथ में हम पैकेजिंग और खाद्य संरक्षण तकनीक जो होती है उन सबों का भी जो भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें तो भोजन की कुछ खास, जिस भोजन को हम अंतरिक्ष में भेज सकते हैं या अंतरिक्ष उपयोगी भोजन हम उनको ही मान सकते हैं जिनके टुकड़े ना हो सके, या जो हल्का भी होना चाहिए और जो टुकड़े टुकड़े होकर ना फैल सके। इस स्थिति में हम देखें तो जैसे चिप्स जैसे जो खाद्य पदार्थ हैं वो अंतरिक्ष के लिए उपयोगी नहीं है, कि जब भी कोई भी क्रिस्पी चीज़ जब हम उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसके छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो चारों ओर फैल जाते हैं, जो अंतरिक्ष में हानिकारक हो सकते हैं। इस तरह की भोजन की व्यवस्था अंतरिक्ष के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः हमें भोजन इस तरह के होने चाहिए कि वह फैले नहीं, और साथ ही साथ उनका उपयोग यान के अंदर किया जा सके। भोजन जो भी हो वह काफ़ी लंबे समय तक पौष्टिक होना चाहिए और उसे रेफ्रिजरेटर ना करना पड़े, क्योंकि अंतरिक्ष में भोजन को जिस तरह से हम संरक्षित यहाँ पर करते हैं उस तरह की रेफ्रिजरेशन की जरूरत ना पड़े। क्योंकि किसी भी खाद्य पदार्थ को रेफ्रिजरेशन के थ्रू या फ्रिज के थ्रू अगर हम फ्रिज में अगर रखकर हम लंबे समय तक उसकी लाइफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं या उसकी उपयोगिता का समय जो निर्धारण है उसकी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उस स्थिति में बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो अंतरिक्ष में बहुत ही जो किसी प्रकार की जो एनर्जी होती है वो अंतरिक्ष में बहुत ही महंगा उत्पन्न हो सकता है। अतः हम देखें कि ये शुरू के कुछ तकनीक दी गई है। मुख्यतः इसमें लिक्विड फूड और जैसे पेस्ट के फॉर्म में जो खाना है वो रहता है। जिस तरह से हम पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं उस तरह का ही खाने को उस स्लरी में या उस प्रकार के पेस्ट में परिवर्तित कर दिया जाता है और अंतरिक्ष यात्री ढक्कन खोलकर जैसे हम पेस्ट करते हैं वैसे ही उसका उपयोग करते हैं। अगर हम देखें तो जो आजकल जो भी हम पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट ट्यूब्स जिसमें यह पेस्ट वगैरह इत्यादि रहते हैं, वह अंतरिक्ष में भेजे गए इस तरह के ट्यूब के फलस्वरूप ही आए हैं। दूसरी पैकेजिंग का जो मुख्य कार्य होता है वह निर्जलीकरण होता है। इसके आधार पर साथ ही साथ पैकेजिंग इस तरह से होती है कि जो खाद्य का इस्तेमाल हो केवल एक निवाले के लिए उपयुक्त हो
और उसके बाद जैसे ही उस एक निवाले को करने के बाद वो पूरी पैकेजिंग को बाहर या डिस्पोज कर देने की करने की संभावना होनी चाहिए। अतः पैकेजिंग एक निवाले के हिसाब से होना चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे पैकेटेड जो होती है वो बनाए जा सकते हैं और वो अंतरिक्ष के लिए उपयोगी होते हैं। आजकल जो है इस खाद्य क्षेत्र में भी और अंतरिक्ष खाद्य क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हो चुकी है। इस कारण से निर्जलीकृत सूखी आइसक्रीम इत्यादि का भी निर्माण हो चुका है। कुछ कैंडीज वगैरह सब भी बनाए जा चुके हैं। यह कुछ दृश्य हैं जिसका जो हम देख सकते हैं कि अंतरिक्ष में किस तरह के उपयोग होते हैं। अब हम कुछ स्पेसिफिक निर्जलीकरण और जलीकरण के कुछ स्थिति को देखेंगे। जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं कि पैकेजिंग जो है वह काफ़ी निर्जलीकृत है, लेकिन जब हम इसका उपयोग करना चाहते हैं उसको पहले उस स्थिति में इसमें गर्म पानी को मिलाना होता है। और इस तरह के इंस्टेंट फूड अगर आप देखें तो आपको पास भी उपलब्ध है। जैसे कि आजकल इंस्टेंट नूडल्स वगैरह सब जो आप देखते हैं वह इसी प्रकार के जो भोजन विज्ञान में जो विकास अंतरिक्ष में किए गए हैं वह उसी का ही आउटकम है। कुछ जब हम पुनर्निर्जलीकरण करना चाहते हैं तो इसमें एक लगातार गर्म पानी जो हमारे विशेष इंटरफेसेस के द्वारा उपलब्ध होता है उसका इस्तेमाल करके हम निर्जलित करके फिर जितने भी भोजन है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हम देखें कि सारे जितने भी भोज्य पदार्थ हैं वो सब एक्चुअली ये पेस्ट के फॉर्म में है, ना कि जो क्रिस्पी जो कहते हैं उस तरह के नहीं है। आजकल कुछ अतिरिक्त और विशेष भोजनों का भी और भोजन का भी निर्माण किया जा रहा है जो अंतरिक्ष में उपयोग किया जा सकता है। ये उनमें से कुछ उदाहरण है। कुछ वेज और नॉन वेज फूड्स जो है और हमारे कुछ संस्थान जो है वो इस तरह के खाद्य पदार्थ जैसे कि अगर हम देखें तो उपमा वगैरह सब जो है वो भी इसका निर्माण कर रहे हैं जिसका उपयोग हम बाहर में कर सकते हैं। अंतरिक्ष में जैसे कि हमारे पास एक ओवन होता है वैसे ही अंतरिक्ष के लिए कुछ स्पेसिफिक रसोई की आवश्यकता होती है जिसको 0C स्पेस ओवन इसका एक एग्जाम्पल है। जो खाद्य पदार्थों का एक जगह जो होता है वो एक जनरली किसी दीवार के सहारे लगाया जाता है ताकि वह कम से कम जगह ले सके और जो आने जाने की जगह है वह उसका उपयोग ना हो। इसकी स्थिति में हम देख पा रहे हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ जो है वो किचन वगैरह सब में जो है अंतरिक्ष इस तरह की व्यवस्था जो ISS पे उपलब्ध है वो है। इसके पहले जो और सबसे पहले अगर हम अंतरिक्ष टेबल की बात करें जिसे हम डाइनिंग टेबल कहते हैं वह स्काईलैब के अंदर बनाई गई थी। इसकी स्थिति में भी अगर आप देखें तो कुछ स्पेस इन सारे टेबल्स में कुछ स्पेस खांचे बने होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार के अगर भोजन को रखा जाए तो उनमें वह अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, वह अपने जगह पे हिल नहीं सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था इस तरह के टेबल पे की जाती है। आजकल ये भी अगर हम देखें तो जो फूड का जो निर्माण है या जो भोजन का निर्माण है वह विभिन्न प्रकार के रासायनिकों का उत्पन्न करके के भी किया जा सकता है। उसके अलावा जो जैविक भोजन है वो भी उपलब्ध है। कुछ स्पेस पर कुछ अंतरिक्ष संबंधित खेती की भी कोशिश की जा रही है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये लैटूस का पौधा है जो लगभग लाल रंग के LED लाइट में उगाया जाता है क्योंकि वह जो लाल रंग का जो विकिरण है वह पौधों के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस अंतरिक्ष में उगाए गए उस लैटूस की जो उपयोग है वो अंतरिक्ष में भी किया जा चुका है। इस तरह से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जो है वह किए जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत भी एक अंतरिक्ष और मानव को अंतरिक्ष में भेजने की
का कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत कुछ जो फूड है वह जो है वह उनके लिए विशेष रूप से बनाए जा रहे हैं। उसका कुछ उदाहरण ये है कि जिनमें से वेजिटेबल पुलाव और इडली, उपमा, इस तरह की जो भारतीय खाने हैं उनका भी जो परिवर्तन है वो अंतरिक्ष के हिसाब से, खाने के हिसाब से उनका भी परिवर्तन किया गया है। अतः हम देखें तो अंतरिक्ष जीव विज्ञान जो और चिकित्सा का जो अध्ययन है वह केवल अंतरिक्ष यात्रियों तक ही सीमित नहीं है, बट उसमें उसका उपयोग बहुत तरह की विभिन्न प्रकार की सिस्टम्स को बनाने के लिए भी किए जा रहे हैं, जिसमें से टेलीमेडिसिन एक सिस्टम है जिसका उपयोग अभी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दूसरे बायोरिएक्टर्स होते हैं जो विशेष प्रकार के पारिस्थितिक संरचना यंत्र होते हैं, और हम कह सकते हैं कि एक बॉटल के अंदर ही पूरे जीवन की एक प्रक्रिया और चक्र चलता है, जिसमें विभिन्न जैविक कारकों को डाल दिया जाता है ताकि पूरा साइकिल और जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो कंप्लीट हो सके। ऐसे इस तरह के बायोरिएक्टर का निर्माण होता है। भोजन संरक्षण तकनीक जो है, जो हम देख रहे हैं कि आजकल पैकेज फूड की जो हम बात करते हैं वह भी अंतरिक्ष विज्ञान की ही देन है। साथ ही साथ हम जितने भी व्यायाम के उपकरण जो हम जिम में देखते हैं वह भी अंतरिक्ष विज्ञान का ही की देन है। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रो एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटी है, जैसे कि हाइड्रोफोनिक एग्रीकल्चर, और जो हम विशेष रूप से जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी है और जो कृषि रिलेटेड कार्य हैं उनकी क्षमता, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने का जो भी एक्सपेरिमेंट है वो भी अंतरिक्ष में किए जाते हैं, और उसका उपयोग धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारे धरती पर भी इसका उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ उसका कुछ उपकरण जैसे कि स्वास्थ्य मॉनिटरिंग, SO2 O2 मॉनिटरिंग, और इस बहुत सारे जो हम आजकल देख रहे हैं कि हेल्थ मॉनिटरिंग घड़ियाँ जो उपलब्ध हैं और जो डिजिटल घड़ियाँ उपलब्ध हैं, जिससे हम अपने स्वास्थ्य रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं, और जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों का आने से पहले ही एक मॉनिटरिंग करके हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वह भी अंतरिक्ष विज्ञान का ही देन है। इसके साथ ही मैं अभी यह सेशन समाप्त करता हूँ। अगर कोई प्रश्न हो तो हम उनको ले सकते हैं।